जीके के करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि विश्व शांति फोरम, ठीक है, विश्व शांति फोरम जो है 2022 का अभी आयोजन चीन में किया गया है। अब बात ये आती है कि ये विश्व शांति फोरम जो है ये आखिर में क्या है और विश्व शांति के ऊपर इसमें क्या बात करी गई है और चीन में जो इसका आयोजन हुआ है किस मुद्दों पर बात करी गई है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा गाइस। यदि आपको कहीं से कोई पॉइंट ना समझ आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे भी आप हमको बता सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सब आप जगह आपको फॉलो कर सकते हैं आप हमें, ठीक है। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि छोटा टॉपिक है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियां। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये है क्या। देखिए विश्व शांति मंच 2022 का अभी 10वां संस्करण था, जिसे बीजिंग में जो सिंगाओ करके यहाँ पर विश्वविद्यालय है वहां पर आयोजित करा गया था। यानी कि चीन के अंदर है ये विश्वविद्यालय, बीजिंग के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। इसका क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर में कराऊंगा कि विश्व शांति मंच 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में बीजिंग में सिंगाओ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित करा गया। तो आपका आंसर होगा 10वां, ठीक है। कल पूछूंगा तो उसका आंसर दीजिएगा। तो ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियां। अब ब्रिक्स देश, आपको पता है कि ये विश्व शांति मंच था, ठीक है। और इसमें जो है ये जो जिस विश्वविद्यालय में हुआ वहां पर जो बात हुई है वो विश्व शांति को लेकर हुई है कि विश्व में शांति किस तरीके से मनाई जा सकती है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि भैया विश्व शांति जो फॉर्म है उसका एक भाग के रूप में ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर पैनल चर्चा आयोजित की गई थी, ठीक है। क्योंकि ब्रिक्स देश के जितने भी सहयोगी हैं उनकी ये एक मीटिंग थी जो हुई थी और इसमें जो है उनके सामने काफी चुनौतियां थी, जिसमें भारत के जो राजदूत है ना चीन के अंदर जो भारत के राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। कौन है प्रदीप कुमार रावत? ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत हैं। उन्होंने इस पैनल पर इस बात पर प्रकाश डाला है, इस बात को उन्होंने अपना सामने रखा है कि ब्रिक्स देश अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो दुनिया के लिए बहुत योगदान दे सकता है। जय ऐसी बात है। देखिए ब्रिक्स जो देश है, जैसे कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन है, ब्रिक्स एक पूरी फुल फॉर्म है, जैसे ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और साउथ अफ्रीका हो गया। ये सारे देश जो हैं उसके अंदर हैं, ब्रिक्स के अंदर। अगर ये सारे देश मिलकर एक साथ मिलकर कार्य करें, ये नाम के होते हैं। देखिए चाहे कोई भी आप ना सहयोगी देख लीजिए, G20 हो या फिर हम कह ले आसियान करके जो सम्मेलन होता है वो हो, उसमें जो जितने भी टीम है, जितने भी देश शामिल है वो हो, ये एक समय पर ही काम करते हैं, बाकी पीछे हट जाते हैं। फिर मतलब एक साथ मिलकर काम नहीं करते। अब एक बात बताइए, जब आप एक जना है, ठीक है, एक जना कितना काम कर सकता है? एक काम, दो काम कर सकता है। अगर आपके साथ एक व्यक्ति और जुड़ जाएगा तो आप वो काम डबल हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति जुड़ जाएगा वो काम और डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नाम के जुड़ रहे हैं और काम अलग अलग कर रहे हैं तो आप कभी किसी का कोई भला नहीं कर सकते, ठीक है। मान लीजिए आपने एक बिजनेस खड़ा करा, उस बिजनेस में आप पहले अकेले थे, फिर आपने एक और को जोड़ा अपने साथ, अपने साथी को जोड़ा, वो साथी ने आपका बिजनेस में हाथ दिया, वो बिजनेस और बड़ा हो गया। जहां पर एक सामान बिक रहा था वहां दो बिकना चालू हो गया, क्योंकि अब दो साथी एक साथ बिक रहे हैं। 30 को जोड़ा, तीन बिक गए। लेकिन अगर मान लीजिए नाम के जुड़ गए और काम अपना ही कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक साथी को जोड़ा, वो जुड़ तो गया लेकिन आ नहीं रहा, आपके साथ कार्य भी नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे ना तो बिजनेस आगे बढ़ता है और लॉस में और जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो है प्रदीप कुमार रावत जो है, जो कि राजदूत हैं भारत के राजदूत हैं चीन में, उन्होंने इस बात को डाला कि भैया हमें जो ब्रिक्स देश है उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। अब इनके सामने जो है काफी चुनौतियां हैं, ठीक है। ब्रिक्स देशों के सामने जो है चुनौतियां हैं, वो 3 तरीके की चुनौतियां। एक तो है असमान आर्थिक और सामाजिक विकास, दूसरा गरीबी और तीसरा है शिक्षा तक पहुंच का अभाव। अब इन्हों का द्वारा ये कहना था कि इन तीनों पर अगर फोकस रखा जाए तो हम आधे से ज्यादा पृथ्वी को बेहतर बना सकते हैं। इन्होंने ये कहा प्रदीप कुमार रावत ने, ठीक है। जैसे असमान आर्थिक, अब किसी देश में बिजनेसमैन ज्यादा है, किसी देश में कम है। जैसे चाइना बात करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था बाकी जितने भी ब्रिक्स के सारे देश हैं उनसे बेहतर है नहीं है, ठीक है। भारत की बात करें तो भारत की भी अच्छी खासी, रशिया हथियार के मामले में आगे है भारत से, और चाइना से भी बात करेंगे तो सब अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वो चीजें, गरीबी हर देश में, कोई भी अपने वहां की गरीबी को हटाने के लिए प्रयास तो बहुत सारे करते हैं लेकिन वो देखने को नहीं मिलता है। शिक्षा तक पहुंच का अभाव, बहुत से आज भी ब्रिक्स देशों में जितने भी देश शामिल है उनमें कोई ऐसा देश है जहां पर यह कहा जा सके कि हाँ भाई हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा मिलती है? ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि मिलजुल कर कार्य नहीं करा जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो है इनके सामने चुनौतियां थी जो कि प्रदीप कुमार रावत की तरफ से कहा गया था। अब देखिए इन्होंने आगे क्या कहा, इन्होंने एक बात पर और प्रकाश डाला, इन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के लिए अवसर देखिए किस तरीके से है। इन्होंने कहते हैं कि भारत आसियान जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लेता है, बिल्कुल सही बात है। आसियान शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य ही भारत है। यह संघाई सहयोग संगठन का हिस्सा भी है। कौन? भारत। वहीं देश ने वैश्विक जल परिवर्तन की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए तंत्र भी स्थापित किया है। ब्रिक्स समूह एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह विश्व की जनसंख्या का 41%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 25% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 16% हिस्सा है। मतलब ब्रिक्स के अंदर जितने देश है ना, जो मैंने अभी आपको नाम बताए, वो क्या है, वो 41% जनसंख्या अगर किसी की है तो वो ब्रिक्स देशों के जितने भी सदस्य हैं उनकी है। ठीक है, यानी कि उन देशों की है। वहीं उन्हीं देशों में से 25% का अगर पूरे विश्व के अंदर कोई सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी की देशों की है तो 25% का योगदान ब्रिक्स देश के जो देश शामिल हैं वो देते हैं, जबकि 16% व्यापार उन्हीं देशों में से करा जाता है। तो एक बहुत बड़ा भाग है जो कि ब्रिक्स देश निभाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम सबको मिलकर कार्य करना चाहिए, इससे शांति भी स्थापित होगी और जो है देशों का विकास भी होगा। यदि ब्रिक्स देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं तो ब्रिक्स देश वैश्विक समृद्धि और स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इनके द्वारा बिल्कुल सही बात की। एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा ऐसी ही बात करता है ना। तो इन्होंने क्या कहा, यदि ब्रिक्स देश अपनी सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं और सतत विकास लक्ष्य जिसमें गरीबों का भला करना, गरीबों को घर देना, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देना, वो वाले कार्य होते हैं, उनका स्वास्थ्य देखभाल अच्छी रखना, उस पर भी जो है शिक्षा प्रदान कर सकते हैं अनुरूप, अगर सारे मिलकर कार्य करें तो। और ब्रिक्स देश इतना कर सकते हैं, अगर ये सारे एकजुट होकर काम करेंगे तो वैश्विक समृद्धि और स्वास्थ्य में बहुत बड़ा इनका योगदान ये दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि चाइना अपना अलग ही चल रहा होता है, उसको तो जमीनी हड़पनी है ना, उसको हमेशा उंगली रहती है कि आज ये कर दो आज वो। तो इस तरीके से यहाँ पर एक चीज और कही है कि ब्रिक्स देश द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण है। भारत इस विकास बैंक के माध्यम से उरुग्वे और बांग्लादेश जैसे देशों में विकास का सक्रिय समर्थन करता है। हम तो फिर भी सहायता कर देते हैं बहुत सारे देशों की, चाहे बांग्लादेश हो श्रीलंका हो, लेकिन करने को तो चाइना भी करता है, लेकिन उसका जो नीति है ना वो थोड़ी अलग नीति होती है। उसका ये कहना होता है कि आप मेरे से पैसा ले लो लेकिन मुझे अपनी जमीन दे दो, है ना। तो इस चीज को नहीं होना चाहिए। देश का विकास, हर देश का विकास करना जो है पड़ोसी देश का धर्म बनना चाहिए कि भैया विकास जरूरी हो, हर देश उन्नति करे। अब जैसे बात करें बांग्लादेश की, अच्छा श्रीलंका की, पूरी तरीके से तबाह है, अगर चाहें तो 2-3 देश मिलकर भी अगर उसकी सहायता कर देंगे तो उसको अपने आप ही उसकी जीडीपी अच्छे से सुधर जाएगी, है ना। वहां कोई प्रधानमंत्री टिक ही नहीं पा रहा क्योंकि कर्जे में इतना डूब गया है। तो वो चीजें होती है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे टॉपिक को। अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक ना करा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और जो है आने वाली सभी वीडियो को जान सके। अगर आपने कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। साथ में आज से आपकी पॉलिटिकल की क्लास स्टार्ट हो रही है, 12 बजे वो आपको क्लास मिली थी, अगर वो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें सर आपको जो है पॉलिटिकल के बारे में पूरी पॉलिटिकल करा रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी या सीजीएल, जो भी आपकी तैयारी हो सब में आपको काम आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।